सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि स्वर संधि को लेकर आया हूं। मैंने आप लोगों को कल बता दिया था गुण स्वर संधि और इससे पहले मैं बताया था दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में जहां समान स्वर हो अर्थात आ या ई या उ या रे या रे, तो वहां क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों समान स्वर आना चाहिए। यदि आ है तो आ आना चाहिए, उ आए हैं तो उ आना चाहिए। दोनों समान पद होने चाहिए, समान वर्ण होना चाहिए। दोनों समान पद में समान वर्ण होना चाहिए। उसी प्रकार गुण में हम कल पढ़े, गुण में क्या पढ़े थे कि यदि स्वर के बाद अर्थात आ या आ के बाद ई आता है तो ए बनता है, उ आता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बताया था। री आता है तो अर बनता है और री आता है तो अल बनता है। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं। अब आते हैं वृद्धि स्वर। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। कैसे बढ़ना? जैसे हम छठवीं में है और नवीं में है तो 10वीं में जाते हैं तो एक क्लास बढ़ गया। यदि 10वीं में है तो 11वीं में जाते हैं तो एक क्लास बढ़ गया। ऐसी तरह एक वृद्धि होती है। गुण के बाद क्या होता है, वृद्धि होता है। अब वृद्धि होता है तो इसका सूत्र है वृद्धि रेचि है। वृद्धि रेचि है इसका सूत्र है। और वृद्धि का मतलब ही होता है आ आई और औ। आ आई और औ। हमने गुण में क्या पढ़ा था? गुण में क्या पढ़ा था? गुण में ये पढ़ा था आ यानी ह्रस्व आ को पढ़ा था, आ ए और ओ पढ़ा था। लेकिन हम वृद्धि में क्या पढ़ रहे हैं, यानी एक की वृद्धि हुई है, मात्रा की एक की वृद्धि हुई है, तो इसमें हम आ आई और औ पढ़ रहे हैं। जबकि हम गुण में क्या पढ़े थे, ह्रस्व आ, ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ पढ़े थे। जबकि हम इसमें दीर्घ पढ़ रहे हैं, अर्थात ये दो मात्राएं वाली है। कितनी मात्रा लगती है इसमें? दो मात्रा लगती है। तो आ आई और औ। दीर्घ का मतलब ही होता है आ आई और औ। समझ में आया इतना? वृद्धि रेचि, इसका सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। अब देखिए, इसका दीर्घ का मतलब, वृद्धि का मतलब ही होता है आ आई और औ। अब देखते हैं इसके नियम कुछ हैं। क्या बोल रहे हैं? आवर्ण अर्थात पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद अर्थात उसके बाद का मतलब है कि उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या आना चाहिए? ए आई ओ औ। ए आई ओ औ, ये एज प्रत्याहार है। एज प्रत्याहार अर्थात ए आई औ च। इसका एज प्रत्याहार में क्या बनता है? ए आई ओ औच। ये इसका प्रत्याहार बनता है, ए आई ओ औच। ठीक है, ये इसका प्रत्याहार है। अब इसका प्रत्याहार के अनुसार हम क्या बनेंगे? यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ या आ हो और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में क्या होना चाहिए? ए आई ओ औच हो, के रहने पर दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ या आ हो और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ए आई ओ औच हो, तो दोनों के स्वर के मिलने से क्या बन जाता है? वृद्धि एकादेश हो जाता है। और वृद्धि एका आदेश का ही मतलब होता है ए आ आई और औ होता है। मैंने बोला था ना कि वृद्धि का मतलब ही होता है ए आ आई और औ होता है। समझ में आया? वृद्धिरादेश जिसको हम बोलते हैं
वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश का मतलब ये होता है आ, आई और औ। अब इसका थोड़ा से हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि बनता कैसे है। यदि देखिए, ध्यान से देखिए, यहां ये पूर्व पद हुआ, ये पूर्व पद हुआ और ये उत्तर पद हुआ। अब देखिए, यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ या आ आए और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में यदि ए आता है तो वृद्धि क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ या आ आता है और उसके बाद आई आता है, आई, तो उसमें भी आई की वृद्धि होती है। उसी प्रकार पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि आ या आ आए और उसके बाद ओ आए तो क्या बनेगा, औ बनता है। क्या बनता है, औ होता है। और आ या पूर्व पद के अंतिम वर्ण में यदि आ या आ आए और उत्तर पद में यदि औ आए, फिर भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा। इतना समझ में आया। यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में आ या आ आए और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में यदि ए आए या आई आए या ओ आए या औ आए, यदि ए और आई आता है तो आई ही बनेगा और ओ या औ आता है तो औ ही बनेगा। समझ में आ रहा है। यानी दो ही खेल है, ए या आई आए तो आई ही बनेगा और ओ या औ आए तो औ ही बनेगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, मैं आप लोगों के लिए 4 उदाहरण दिया हूं। जैसे यहां सबसे पहला दिया है सदा जमा एवं। सदा जमा एवं, सदा यानी होता है हमेशा और ए मतलब होता है ही, सदैव ही। अब देखिए, अब ये सदा जमा एव है तो यहां मैं उदाहरण के तौर पर यहां लिख रहा हूं सदा जमा एवं। अब देखना है हमको, यदि हम इसको अलग कर देंगे तो ये सद हो गया। अब इसमें क्या छुपा है, इसमें क्या छुपा है, आ छुपा है, दीर्घ आ छुपा है, क्योंकि हम इसको हलंती अम्ल ले लिया, यानी ये व्यंजन हो गया। तो सद और इसमें हम क्या निकाल लिए, आ निकाल लिए। इसको आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, निकाल रहा हूं इसको। जमा, अब इसमें क्या लिखा है, ए है, इसमें ए है ना, तो ए को निकाल दिए। अब क्या बोल रहे हैं हमारा सूत्र, यदि आ हो, यदि आ या आ हो और उसके बाद ए हो तो वो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। यानी यदि हम ये दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब जब ये आई बन जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, सद का सद लिखे। अब इसको, ये स्वर को हम इसमें मिला देते हैं तो ये जो हलंत्यम है ये हट जाएगा। ये जो हलंत्यम है यहां लाने पर क्या कर जाएगा, हट जाएगा। अब ये आई को हम ऐसे आई को नहीं लिखेंगे, आई को हम आई नहीं लिखेंगे, तो इसमें हम ये जो व्यंजन है इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन, 2 मात्रा हो जाएगा। कितनी मात्रा हो जाएगा, 2 मात्रा हो जाएगा। अब ये जब 2 मात्रा हम यहां लिख दिए, अब क्या बचा हमारा, वा, तो वा को हम वा लिख दिए और यहां क्या लगा दिए, विसर्ग लगा दिए। यदि विसर्ग है तो विसर्ग लगा दिए और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो ये क्या बन गया, सदैव। सदा जमा एव सदैव। तो ये पूर्व पद के अंतिम वर्णम क्या है, आ है, और उत्तर पद के प्रथम वर्णम क्या है, ये है। और ये दोनों को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। और ये यही जोड़ने की क्रिया को, यही जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, अर्थात विकार उत्पन्न हो गया। अब आइए देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये तो आप लोगों का ए और आ जमा एव का हो गया। अब देखते हैं ओ से, देखते हैं। तो यहां दिया है जल जमा ओघा, जल जमा ओघा। अब देखना इसमें कैसे आएगा और क्या आएगा। अब देखिए, पूर्व पद के अंतिम वर्ण